बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बायोएनर्जेटिक में आज हमारी दूसरी लेक्चर है। इस लेक्चर में शुरू में हमने बायोएनर्जेटिक क्या है ये मैंने समझाया था। उसी के साथ साथ फोटोसिंथेसिस पे मैंने बात की, वो मैंने समझाया था। आज हमने फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन हुआ है उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की जो तादाद है वो देखेंगे, आया ये बैलेंस है या नहीं है। इसी पर बात करेंगे आज। और इसी के साथ साथ हम आज के लेक्चर में हम रिडॉक्स रिएक्शन पे भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ हम रोल ऑफ H2O एंड रोल ऑफ CO2 जो है इन फोटोसिंथेसिस, उसी पर भी इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। अब तमाम के तमाम कमांडो से ये रिक्वेस्ट है, जो चाहे वो नए हमारे पास सब्सक्राइबर्स है या नए व्यूवर्स है या हमारे पास बाकी जो कमांडोज है, सब काइंडली लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो करें और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी इसी तरह वीडियोस बनाते रहे, मुख्तलिफ चैप्टर्स और टॉपिक्स वगैरह जो है। अब आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर। क्या इनमें एटमों की या मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है या नहीं है। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको पता है हमने जो रिएक्शन हुआ था उस रिएक्शन में ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा हूँ, उसमें 12 H2O के मॉलिक्यूल थे। 12 H2O के साथ साथ 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे। इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हुआ। रिएक्शन में यहाँ पर लाइट था, लाइट के साथ साथ यहाँ पर पूरा अमल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में हुआ था। यहाँ पे इसके बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ कि इधर ग्लूकोज बना C6H12 और 6 ग्लूकोज बना। ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 6 जो है वो वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये बना था। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को ये समझाया है कि 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बना और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल कैसे बना। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में, पहले लेक्चर में ये चीज बताया था। अब ये साइड जो है, इस साइड को कहते हैं रिएक्टेंट साइड। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड हुआ। और एक ये वाली साइड है, इस साइड को हम प्रोडक्ट साइड कहते हैं। अब जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में भी हमारे पास देखो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। अब हम हाइड्रोजन की तादाद चेक करेंगे। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन हुआ, तीसरे नंबर पे कार्बन है। इसी के साथ साथ जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने हाइड्रोजन लिया है तो मैं पहले इधर भी हाइड्रोजन लेता हूँ। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन हुआ, तीसरे नंबर पे कार्बन हुआ। अब जरा हम इसकी तादाद जो है चेक करेंगे, आया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में तादाद सेम है या नहीं है। ठीक है, ये चीज जरा हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास ये H2O है तो 12 2s are 24 आते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे 24 हाइड्रोजन है के एटम्स हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 1s are 12। इसी के साथ साथ यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इसको इसके साथ 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2s are 12 आएंगे। यहाँ पर भी 24 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ कार्बन जरा देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब ये 1 है तो 6 1s are 6, ये 6 हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए। इसी के साथ साथ इधर जो है यहाँ पर 12 हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पर ये है। 12 के साथ साथ इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करो,
6 2 जार 12 प्लस 12 इसमें और ऐड कर दो। तो पहला हमारे पास क्या हुआ कि हाइड्रोजन की जो तादाद है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में हो, दोनों की तादाद यकसा है, सेम है। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, प्लस इसमें फिर इस ऑक्सीजन यहाँ पर है, फिर 6 2 जार 12, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 6 1 जार 6, तो हमारे पास क्या है 6 ये हो गए। अब हमारे पास क्या है, ये भी टोटल हमारे पास तादाद 24 आ गए, ठीक है। 6 में 12 हमारे पास 18 और उसमें 6 डाल दो, दैट इज कॉल्ड एज 18। अब तीसरा चीज जो है वो ये है, यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पर भी क्या है 6 है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अगर आप इस पे गौर करेंगे, इधर आपके पास क्या हो गया कि जो इन दोनों की जो मकदार है ऑक्सीजन की और कार्बन की, वो बिल्कुल हमारे पास क्या है, वो यकसा है, बिल्कुल हमारे पास एक जैसा है। अब इसी के साथ साथ दूसरा जो है, डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये क्या है, ठीक है। जरा इसको भी हमें इसी यहाँ पे शामिल करता हूं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। देखिए, जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन में दरअसल ये दो हमारे पास रिएक्शंस को मिला के कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, या जिसको सादा हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं। दूसरा हमारे पास है रिडक्शंस, ये दो है। अब यहां पर पहली बात तो ये है कि ऑक्सीडेशंस और रिडक्शन में फर्क क्या है। पहली फर्क इन दोनों में ये है कि ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास होता है। कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल दरअसल ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हुआ है। दूसरा जो रिडक्शन है, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन लॉस होगा, मगर दो चीजें यहां इनकी उलट होंगे, वो गेन होगी। यानी इलेक्ट्रॉन जो है गेन होगा, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो H+ है, ये भी साथ में गेन होगा। अब कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, और इन दो को गेन कर रहा है, तो फिर हम इसको कहते हैं रिड्यूस, ठीक है। देन दैट इज कॉल्ड एज ए रिड्यूस, या इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शंस। अब इन दोनों को मिला करके, इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को मिला करके इसको बायोलॉजी में हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। देखिए, अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये रिडॉक्स रिएक्शन अमल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में भी ये अमल चल रहा है। हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, वहां पे डियर स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ दूसरे नंबर पे रिस्पायरेशन का अमल होता है, ठीक है। रिस्पायरेशन का अमल होता है, जहां पर इस फोटोसिंथेसिस में और इस रिस्पायरेशन में या तो
ऑक्सीजन गेन होता है या हमारे पास ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है, या दोनों लूज हो रहा है। इसलिए इसको हम थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल इधर ही देता हूँ इसी ग्लूकोज का, जो मैंने ऊपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिखा है, जिसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन के यानी वाटर के मॉलिक्यूल है। इधर क्या हुआ, इधर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन के साथ साथ प्लस 6H2O भी बना। अब इसमें शॉर्टकट आप बस इतने याद रखें कि इसमें ये दोनों जो है, इनमें से जो CO2 है वो दरअसल रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, CO2 हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, CO2 अपना अलग जो ऑक्सीजन है उसको वो लॉस करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो H2O है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन है उसको गेन करते हैं, साथ में इन दो को लॉस करता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ग्लूकोज बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन की शफलिंग होती है, और ख़ास करके जो हमारे पास प्लांट्स में जब सूरज से जब सनलाइट सोलर एनर्जी ज़मीन पर आते हैं फोटोन के शक्ल में, वो फोटोन असल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है जो फोटो सिस्टम मौजूद है, ख़ास करके क्लोरोफिल के अंदर, उसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो जाते हैं तो वो अपने जो ग्राउंड स्टेट है उससे वो एक्साइट हो जाते हैं, यानी उससे निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, ठीक है, या एक साइड से वो निकल रहे हैं दूसरे साइड में ATP की शक्ल में, या हमारे पास NADPH2 की शक्ल में, हमारे पास जो है शॉर्ट अल्फाज में हम ग्लूकोज की शक्ल में जो गैनिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं इनमें से एक कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रहा है, कुछ हमारे पास क्या हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। इन दोनों को मिलाकर के इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो एक शॉर्टकट्स आप लोग जो है वो इसको दिमाग में याद रखिए। अब इसी के साथ साथ आगे हम बात करेंगे रोल ऑफ हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस जो है इसमें कैसे खुराक बनता है, जरा इस पर भी हम बात करेंगे इसमें, यानी खास करके CO2 का जो रोल है, और हमारे पास जो है CO2 के साथ साथ दूसरा जो H2O है उनका जो रोल है उस पर भी हम जरा बात करते हैं। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के अमल में खुराक बनता है। क्या चीज बनता है डियर स्टूडेंट्स, फूड बनता है। और वो फूड दरअसल उसमें होता क्या है कि जो सोलर एनर्जी है वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी हमें सॉलिड हालत में मिलता है। उस सॉलिड हालत को हम ग्लूकोज कहते हैं। अब वो ग्लूकोज हम बल्कि फूड्स की शक्ल में हम उन्हें लेते हैं। अब इसी के साथ साथ इस प्रोसेस में, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब हमें पता है कि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज किस चीज से बना है, ये ग्लूकोज दरअसल दो चीजों से बना है, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। हालांकि ये दोनों इनऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है। एक में है तो दूसरे में कार्बन नहीं है, अगर एक में हाइड्रोजन है तो एक के पास कार्बन नहीं है, एक के पास कार्बन है दूसरे के पास हाइड्रोजन नहीं। इधर इससे यहाँ पे ग्लूकोज बना है, ये सामने लिखा हुआ है C6H12O6 बना है। तो फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनता है। इसी के साथ साथ ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें CO2 जो है
वो रिड्यूस होते हैं। CO2 हमारे पास क्या होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं। इस रिड्यूस किस चीज में, रिड्यूस टू ग्लूकोज, ठीक है, रिड्यूस टू ग्लूकोज, ग्लूकोज में रिड्यूस होता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम इसमें ये समझते हैं कि दूसरा हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास दरअसल क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। वाटर जो है वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास जिस पर हमने पहले से बात की है कि इस फोटोसिंथेसिस में हमारे पास सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो हमें सॉलिड हालत में मिलता है। और ये काम दरअसल प्लांट्स में हो रहा है, इसलिए इन प्लांट्स को, तमाम प्लांट्स को हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर्स का मतलब, ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इस पे बात की है। तमाम कमांडो से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज सब्र के साथ हर चीज को देखें, ठीक है। जो जो बातें मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो ट्रांसड्यूसर का मतलब ये कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में। इसीलिए इस फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं कि इसमें ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, क्योंकि रिड्यूसिंग और रिड्यूस हो जाते हैं कुछ मॉलिक्यूल या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब इसी के साथ साथ हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे कि रोल ऑफ CO2 जो है, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा मैं शॉर्टकट जल्दी जल्दी बताता हूं। रोल ऑफ CO2 कि CO2 का क्या रोल है। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, जो CO2 का रोल है, CO2 जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन जो है, कार्बन में सिर्फ C लिखता हूं, कार्बन प्रोवाइड करते हैं ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के अंदर जो हमारे पास कार्बन मौजूद है, वो कार्बन दरअसल यहाँ से आया है, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो ग्लूकोज में जो C6 हमारे पास जो 6 कार्बन है, यहाँ पे ये 6 कार्बन जो ग्लूकोज में है वो दरअसल कहाँ से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। दूसरा जो पॉइंट आप लोगों ने जो याद रखनी है इसमें, अब यहाँ पर क्या हुआ कि सोर्स ऑफ कार्बन जो है इन ग्लूकोज के अंदर वो क्या है, वो कार्बन है। तो हम लिखते हैं सोर्स ऑफ कार्बन जो है वो कौन है, वो कहां से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। इसी के साथ साथ दूसरा हमारे पास जो है वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ग्लूकोज, हमें नहीं बल्कि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज में जो ग्लूकोज के अंदर जो मौजूद है, ये देखो ये C6H12O6 जो है। अब ये 6 ऑक्सीजन दरअसल यहाँ से इस कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि कितना अहम रोल इसका है। तीसरे के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड खास करके रिड्यूस होता है डार्क रिएक्शन में, ये बात याद रखिए, ठीक है। डार्क रिएक्शन में ही ये बेसिकली रिड्यूस होता है। नंबर 4 जो है, जो इसका फंक्शन है, वो याद रखिए कि जो CO2 है वो रिड्यूस नहीं होता लाइट रिएक्शन में, ठीक है। जो CO2 है वो ये हमारे पास जो है वो रिड्यूस नहीं होता, नॉट रिड्यूस्ड इन लाइट रिएक्शंस। तो ये इसकी बड़ा इम्पोर्टेंट कुछ फंक्शंस है जो कि याद रखने वाली चीजें हैं। अब इसी के साथ साथ दूसरा अब हमारे पास जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आप इस पे मैं थोड़ा और भी कुछ बातें लिखता हूँ, वहां पे देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद है, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। एटमॉस्फेयर से सीधा ये लीव्स की तरफ हमारे पास आते हैं। लीव्स में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा में इंटरसेलुलर स्पेसीज है, ठीक है। स्टोमेटा जो है, उस स्टोमेटा के अंदर जो है वो इंटरसेलुलर
स्पेसिस है, इस इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू जो है वो डायरेक्ट हमारे पास मीजोफिल सेल में आते हैं। कहाँ पे आते हैं हमारे पास? मीजोफिल सेल में आते हैं। मीजोफिल सेल में, फिर मीजोफिल सेल के अंदर फिर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, सीधा क्लोरोप्लास्ट में ही मूव करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा। उस स्ट्रोमा के अंदर जो है फिर डार्क रिएक्शन जो है वो होता है। ये सीक्वेंस दिमाग में याद रखिए। सबसे जो पिछला चैप्टर है बायोलॉजी में वो ये चैप्टर है। ठीक है, ये डार्क रिएक्शन सीधा इसमें होती है। पूरा इस पैटर्न से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से अंदर आते हैं। अब इसी के साथ साथ अगला हमारे पास जो है वो हम बात करेंगे रोल ऑफ H2O जो है। ठीक है, ये तो रहा रोल ऑफ CO2 हुआ। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो रोल ऑफ H2O है, जरा इस पर भी हम बात करते हैं कि H2O का क्या रोल है। देखिए यहाँ पे एडिंग आपने क्या देनी है, रोल ऑफ H2O। अब H2O का क्या किरदार है? H2O का सबसे पहला जो किरदार है वो ये है कि ये जो H2O है वो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है ग्लूकोज के लिए। अब ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद है, ये हाइड्रोजन दरअसल वाटर से ही आया है। इसी के साथ साथ दूसरा जो हमारे पास वाटर है, ये वाटर जो है वो हमारे पास जो है वो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी हमारी जो इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ऑक्सीजन दरअसल यहाँ प्लांट से ही जो है जो ऑक्सीजन रिलीज होते हैं जो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं। याद रखिए दुनिया में दो बड़े ऐसे जंगल हैं जिनको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ माना जाता है। वो दो जंगल हमारे पास कौन कौन से हैं? उनमें से पहले नंबर पे अमेज़न है। ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास फॉरेस्ट है वो है अफ्रीकन फॉरेस्ट। ये इन दो फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ माना जाता है। ऐसा इस वजह से माना जाता है क्योंकि ये बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिएक्टेंट ऑफ, अब नेक्स्ट क्या है, नंबर थर्ड जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो H2O है वो एक तरह का जो है वो क्या है, वो रिएक्टेंट ऑफ लाइट रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्टेंट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन के लिए एक तरह का क्या है, रिएक्टेंट है। नंबर 4 जो है वो ये है कि ये डार्क रिएक्शन में, हालांकि वो डार्क रिएक्शन में ये CO2 का किरदार था। इधर हमारे पास क्या है, नो रोल इन डार्क रिएक्शन। ठीक है, नो रोल इन डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में इसका कोई भी रोल नहीं है। अब इसी के साथ साथ इसमें मेन जो इवेंट्स होता है, मेन हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस में, यानी मेन इसमें जो इवेंट्स होता है फोटोसिंथेसिस में यानी लाइट सेक्शन में, एक मेन इवेंट्स होता है, उस इवेंट का नाम है फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटोलाइसिस का मतलब है द ब्रेकडाउन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल का टूट जाना, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे H2O है तो ये H2O क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास टूट जाते हैं। इससे दो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, दो हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। इसी के साथ साथ 1/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं। इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, फोटोलाइसिस। अब जरा यहाँ पे मैं जरा इसकी सोर्स भी लिखता हूं कि ये कहां से आता है, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा आपने क्या लिखना है, सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ H2O। देखिए वाटर का जो सोर्स है, देखिए सॉइल से वाटर आता है। ठीक है, सॉइल से वाटर आता है।
ठीक है। सॉइल से हमारे पास वाटर सीधा आते हैं रूट्स में, रूट्स में आया, रूट से सीधा ये हमारे पास जाइलम जो है यानी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब बाय जाइलम, जाइलम जो है ZYLE, ठीक है। जाइलम जो है वो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। जाइलम जैसे ही इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद सीधा ये स्टेम के थ्रू जो है वो ऊपर जाते हैं। जैसे ही ये हमारे पास ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आने के बाद सीधा ये हमारे पास जो है वो जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, आने के बाद जो है डियर स्टूडेंट्स पहले ये लीव्स में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? लीव्स में आते हैं। लीव्स में सीधा, अब लीव्स में स्टोमेटा भी मौजूद है, ठीक है। कुछ हमारे पास वाटर जो है वो गैशियस फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, ट्रांसपायरेशन के शक्ल में बाहर निकल जाते हैं, और हमारा तकरीबन 97% वाटर जो है वो वापस ट्रांसपायरेशन के शक्ल में वापस रिलीज होते हैं। और हमारे पास जो है अब इस लीव्स के अंदर के ऊपर जो इंटरसेलुलर स्पेसीज है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक और पॉइंट यहाँ बनाता हूँ, इसमें इंटर सेलुलर स्पेसीज। अब इस इंटरसेलुलर स्पेसीज में स्टोमेटा के थ्रू ये रिलीज हो जाते हैं। इस इंटरसेलुलर स्पेसीज में हमारे पास जो है मेसोफिल सेल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। मेसोफिल सेल भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर फिर इस मेसोफिल सेल के अंदर आप जाओगे तो इस मेसोफिल सेल्स के अंदर फिर हमारे पास यानी हमारे पास गार्ड सेल वगैरह ये सारे वहाँ पर मौजूद है। फिर क्लोरोप्लास्ट वगैरह है। लास्ट में जाकर के फाइनली यही जो है वो लाइट रिएक्शन में, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है, लाइट रिएक्शन में डायरेक्ट जाकर के वो क्या करते हैं, वो लाइट रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट बता रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मेसोफिल सेल है, ये बात याद रखिए, जो मेसोफिल सेल है ये एपिडर्मिस या एपिडर्मिस सेल के ऊपर हमारे पास मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास एपिडर्मिस सेल के ऊपर मौजूद नहीं होता, बल्कि ये मौजूद है खास करके जो गार्ड सेल है स्टोमेटा का, ठीक है, उस गार्ड सेल के ऊपर हमारे पास ये मौजूद होते हैं। अब इसी के साथ साथ दूसरा हमारे पास जो है वो, अब हम आगे जाएंगे कि यहाँ तक तो इसका रोल वगैरह रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो डबल सेल ऑर्गेनेलीज में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक डबल सेल ऑर्गेनेली है, तो यहाँ से हम अगले स्टेप में हम बात करेंगे जो 3 इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस का अमल कंप्लीट होता है। उसी पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिए। ऑल दी बेस्ट।